हेलो प्यारो बच्चों, कैसे आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप लोगों ने फिजिक्स का पहला चैप्टर मिरर दर्पण बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बहुत अच्छे से तरीके पढ़े होंगे। स्कूल में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अपनी किताबों से भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन मेन दिक्कत क्या आती है कि हम लोग प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। तो हम आपकी वही प्रैक्टिस क्लास, साइंस की प्रैक्टिस क्लास स्पेशल आपके लिए लाए हैं। तो हमने जो 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं न्यूमेरिकल के। तो न्यूमेरिकल के बनाए हैं, तो उनको बहुत अच्छे से देखना है आपको और बहुत अच्छे से सीखना है। उसमें दर्पण के जो न्यूमेरिकल हैं उनको हमने बहुत अच्छे से चर्चा की है, काफ़ी चीज़ें सिखाया है वहाँ पर, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्वेश्चन अपना क्या है भाई? देखो, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑप्शन ए लिखा है, कांच की अपेक्षा निर्वात में कम होती है, किसी भी माध्यम में एक समान रहती है और निर्वात में सबसे अधिक रहती है। देखिए, ऑब्जेक्टिव तो अपना मान लो कि क्वेश्चन अपना एक रहेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम लोग कई सारी चीजें सीखेंगे। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 10 से कम 40-50 क्वेश्चन, मतलब कि 30 से 50 क्वेश्चन के बीच में सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है ना? तो एकदम ध्यान से आराम से कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है। अच्छे से समझना, जो चीज़ें आपको नहीं आती उनको नोट करना है, बाकी बहुत ही ध्यान से समझना है। आपके पास वीडियो हमेशा मौजूद रहेगा, कभी बीच में थोड़ी देर का वीडियो रहेगा, आराम से उसको देखना है। स्पीड में लगा के देख लेना है ताकि आपको बार बार क्वेश्चन की रिपीट होता रहे, बार बार तैयार होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया, प्रकाश की चाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, कह रहा प्रकाश की चाल जो है कांच की अपेक्षा निर्वात में अधिक होती। तो बात करते हैं भाई, प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, याद रखना। तो प्रकाश की चाल अगर बात किया जाए निर्वात में कितनी होती है प्रकाश की चाल, देखते जाओ ध्यान से। तो निर्वात में होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में होती है। अगर बात किया जाए वायु में कितनी होती है, वायु में कितनी होती है, तो वायु में होती है 2.99 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, लिया जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए कि निर्वात या वायु में किसकी प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो भैया आप क्या लगोगे, निर्वात में होती है। अगर बात किया जाए कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको ये लिया जाए, आप कौन सा लेंगे, ये वाला आंसर लिया जाएगा। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है, याद रखना, ठीक है ना? होती कितनी है, लिखा आपके सामने। अगर बात किया जाए जल में प्रकाश की चाल आखिर होती कितनी है, तो बोलोगे ये तो होती है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर बात किया जाए कांच में प्रकाश की चाल आखिर कितनी होती है, तो लिखोगे 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक ना? मीटर पर सेकेंड होती है। अगर जितना माध्यम सघन होता जाएगा तो प्रकाश की चाल उतनी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, याद रखना। तो ऑप्शन क्या दिया है, कांच की अपेक्षा निर्वात में कम होती है। भैया, कांच की अपेक्षा कांच की अपेक्षा निर्वात में क्या कम होती है? नहीं भैया, ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत जवाब है। बी की अगर बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ, किसी भी माध्यम में एक समान, बिल्कुल नहीं भैया, अलग अलग माध्यम में। याद रखना, प्रकाश के गुण में आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सी की बात करें तो निर्वात में सबसे अधिक होती है। सी की बात क्या करें, निर्वात में सबसे अधिक हो, तो सी वाला ही अपना सही ऑप्शन है। और डी में कह रहा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। भैया, सब में 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड नहीं है। अगर कहा जाए कांच में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती, तो बिल्कुल ये सही जवाब हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कि 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अरे किसमें होती है प्रकाश की चाल, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और एक चीज ध्यान रखो, अगर आपसे कहा जाए प्रकाश की चाल आखिर होती कितनी है, प्रकाश की चाल आखिर होती कितनी है, तो ऑप्शन क्या लगाओगे
भैया प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको भैया याद कर लो, एकदम बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ये याद कर लो, रट लो, एकदम अच्छे से तैयार कर लो, ये हमेशा काम आता है। तो प्रकाश की चाल आखिर होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको किससे लिखा जाता है? बोलोगे सी से लिखा जाता है। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो अब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा? प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बात है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है? तो बात करेंगे, जब प्रकाश किरण, ध्यान समझना, जब प्रकाश किरण, ठीक है ना, जब प्रकाश किरण किसी चिकने व अपारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग, क्या बोले, प्रकाश का अधिकांश भाग उसी भाग में वापस लौट जाता है। फिर से बोलो ध्यान से, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर, ये कैसा पृष्ठ है? चिकने पृष्ठ पर, चिकना पृष्ठ है, चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो प्रकाश, आपतित होती है तो प्रकाश किरण उस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन आराम से दिख रही होगी, तो उसको ध्यान से पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। फिर से देखो, तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो किरण हो गई, देखो इस किरण को भाई क्या बोला जाए? इसको बोलेंगे आपतित किरण। कौन सा? आपतित, इसको आपतित किरण बोला जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोलोगे परावर्तित किरण। क्या बोला जाएगा? इसको परावर्तित किरण बोला जाएगा, ये बोला जाएगा, ठीक ना। और इस बिंदु को क्या बोलेंगे? इस बिंदु को बोला जाएगा आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको आपतन बिंदु बोला जाएगा। और इस आपतन बिंदु पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया जाता है, लंब खींच दिया जाता है। इस लंब को क्या बोलते हैं? इस लंब को बोलेंगे अभिलंब, नॉर्मल बोला जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये क्या है? ये है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण है। और ये वाला क्या दिया गया है? ये दिया गया है आपतन कोण। क्या दिया गया? आपतन कोण दिया गया है। बताओ आया कि नहीं आया? फिर से एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझना, एक बार और अच्छे से समझना कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जब प्रकाश किसी चिकने अपारदर्शी पृष्ठ से टकराता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग अपने ही मार्ग में, अपने ही दिशा में या अपने ही माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, जो किरण टकरा के वापस जा रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और जो बोल सकते हैं जिस पृष्ठ पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर एक परपेंडिकुलर रेखा खींच देते हैं जिसको अभिलंब बोला जाता है। ये काल्पनिक रेखा होती है, जो डॉट डॉट करके दिखाएंगे वो काल्पनिक रेखा होती है। अब बात करते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर देखो, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक ना।
अब बात करते हैं परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के अगर पूछा जाए परावर्तन के आखिर नियम कितने होते हैं, बोला जाए नियम कितने होते हैं, तो बोलोगे दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है। तो पहला नियम देखो क्या होता है, सुनना ध्यान से। पहला नियम ये होता है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखोगे आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दूसरा नियम हो गया। तो ये नियम हो गए, ठीक है ना। आपको रिवीजन हम कराते रहेंगे, 10 क्वेश्चन अगर कराएंगे तो 10 के माध्यम से आपको 40 क्वेश्चन पूरा आपको चैप्टर का विधिवत रिवीजन होगा। जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसका हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे। चलिए, ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं भाई परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। चलिए, क्वेश्चन जो दिया गया है उसके आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं। ए नंबर दिया गया है केवल अवतल दर्पण के लिए। बेटा अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण ऐसे किरण आएगी ऐसे जाएगी, मतलब इसमें भी परावर्तन का नियम होता है। बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की खासियत क्या होती है, जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसी किरण आएगी और ऐसे निकल जाएगी, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलेंगे हाँ उत्तल दर्पण। इसमें भी होता है, मतलब ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। केवल समतल दर्पण में, केवल समतल दर्पण में, ऐसा भी नहीं कि केवल समतल दर्पण में, नहीं क्या लिखा, अच्छा केवल अवतल नहीं, केवल अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है, और क्या होता है, ये समतल दर्पण में भी ऐसा होता है, ये समतल दर्पण में भी ऐसा होता है। तो भैया केवल वाले तो बिल्कुल गलत है, केवल वाला तो बिल्कुल गलत है, ए बी सी डी, केवल वाला गलत, केवल वाला गलत, केवल वाला गलत। तो भैया क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी में, अवतल में भी होगा, उत्तल में भी होगा, समतल में भी होगा। तो याद रखना परावर्तन का नियम सभी दर्पण में लागू होता है। सभी का मतलब हो जाएगा उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण भी और समतल दर्पण में, सब में परावर्तन का नियम लागू हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, अपने गलत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने क्या लिखा है, लिखा है, ये तो 2025 में आया हो क्वेश्चन है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कौन सा होगा। याद करो जो अवतल दर्पण था, ध्यान सुनो, आपने पढ़ा होगा अवतल दर्पण जो बनता है अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। अब चलिए कुछ चीजें बताते हैं, देखिए ध्यान से। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका भैया परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ तो उत्तल दर्पण, उसे उभरा उसे उत्तल। तो याद रखना। अब जैसे कि मान लो ये हमने खींच लिया, इसका ये ध्रुव हो गया P, ये इसका F हो गया फोकस, और ये इसका C हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है ना। मुख्य फोकस ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अगर वस्तु हमारी कहाँ पर है, वस्तु हमारी अनंत पर है। याद रखना वस्तु हमारी कहाँ पर है, अनंत पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो बोलोगे प्रतिबिंब तो फोकस पर बनेगा। ध्यान समझना एकदम बहुत अच्छे से। वस्तु अगर यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा पहला। इसके बाद अगर वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आए, वस्तु को हम कहाँ ले आए, थोड़ा ऐसे बनाते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ कुछ बन रहा है, ठीक ऐसे। वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आए, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, समझ गए। तो ये सेकंड नंबर है, तो ये भी सेकंड नंबर है, ठीक। तो देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब छोटा बनेगा उल्टा बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा बनेगा उल्टा बनेगा। अब जैसे हमने वस्तु को कहाँ पर रख दिया, वस्तु को अगर रख दिया हमने वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, ये थर्ड नंबर है तो ये भी थर्ड नंबर हो जाएगा। वस्तु थर्ड है तो प्रतिबिंब भी थर्ड हो जाएगा। अब हमने
वस्तु को कहाँ पर रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ पर रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वस्तु सेम ही रखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा और बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा। ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा फोर्थ नंबर का बन जाएगा। अगर हमने वस्तु को कहाँ पर रख दिया, वस्तु को अगर हमने यहाँ पर रख दिया, वस्तु उतनी ही बड़ी है बनी, वस्तु उतनी ही बड़ी है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये 5वें नंबर का वस्तु रख दिया, 5वें नंबर का स्टेप रख दिया। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, देखते जाओ कैसे, फिर से देखते जाओ। वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब फोकस पर बना। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहा, यहाँ पर रख दिया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और इधर खसक आएगा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। फिर अगर वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखा जाए, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये अनंत पर बनेगा। जब अनंत पर रखा रहते तो फोकस पर, और फोकस पर रख रहते तो अनंत पर बनेगा, जस्ट अपोजिट बनेगा। तो देख लो, ध्यान से देखो, वक्रता जब तक, देखो वस्तु तो समान है, वस्तु तो बराबर है, उसमें कोई, उसको हम खसका रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन प्रतिबिंब देखो छोटा बड़ा आपके सामने दिख रहा है। अगर मुख अक्ष के नीचे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर वास्तविक शब्द आया है तो आंख बंद करके क्या लगाना, उल्टा बनेगा। अगर आभासी शब्द आया है तो आभासी शब्द आया तो क्या लगाएंगे, हम लोग टिक सीधा लगाएंगे। तो देखो जैसे ही प्रतिबिंब इधर खसकता जा रहा है, देखो खसकता जाए तो प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा, देख लो। लेकिन वक्रता केंद्र पर बिल्कुल बराबर बनता है। और वक्रता केंद्र के इधर, अगर वक्रता केंद्र के इधर राइट साइड जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, छोटे बन रहे हैं। उल्टे तो बनेंगे, छोटे बन रहे हैं। और वक्रता केंद्र पर तो बराबर बना, और वक्रता केंद्र के अगर इधर प्रतिबिंब जाएगा तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, एकदम याद कर लो। और एक इसमें और चित्र था, जब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे हम लोग, यहाँ पर रखेंगे, मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा पीछे साइड बनेगा। कैसा बनेगा, पीछे साइड बनेगा, और ये बनेगा बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, ये आभासी बन जाएगा, बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी बन जाएगा। तो एक यही कंडीशन होती है। अब देखो अवतल दर्पण में क्या कैसा बनता है, देखना ध्यान से। अवतल दर्पण की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे अवतल दर्पण की खासियत। अच्छा अवतल दर्पण ये बताओ, इसमें वास्तविक तो बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक भी बना। देखो अवतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो बोलोगे बिल्कुल हकीकत में बनता। और वास्तविक बनेगा तो बेटा उल्टा तो जरूर बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा तो जरूर बनेगा। अच्छा क्या प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, बोलोगे बिल्कुल बन रहा है। देखो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। क्या प्रतिबिंब बराबर बन रहा है, तो बोलोगे बिल्कुल बराबर बन रहा है। कैसा बराबर, ये देखो बिल्कुल बराबर बन रहा है। अगर कहा जाए प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो बोलोगे बिल्कुल बड़ा बन रहा है, बिल्कुल बड़ा बन रहा है। ये भी बड़ा बन रहा है, ये भी प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, ये प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, ये भी बड़ा बन रहा है। आभासी ये तो क्या हुआ। अगर पूछा जाए प्रतिबिंब क्या इसमें आभासी बनेगा, तो बिल्कुल आभासी बनेगा। आभासी है तो बेटा 100% कैसा बनेगा, सीधा। आभासी, सी और सी से सीधा हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, आभासी और ये हो गया सीधा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हाँ और कुछ है, और मैं समझता हूँ कि वास्तविक उल्टा छोटा बड़ा, तो भैया अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, और बड़ा भी बनता है। बराबर केवल एक कंडीशन में बना, देख लो बराबर एक कंडीशन, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं। बताइए, आपको पूरे हमने दर्पण बता दिए, ठीक है ना, ये चीज पूरी कंप्लीटली बता दी आपको, बहुत अच्छे से बता दिया गया। और चलो बात करते हैं अब बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण की। भाई उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे। अगर आपने स्कूल में या कहीं पर भी क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, देखना ध्यान से, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। M1 M2 दर्पण के द्वारक हो गए, मिरर 1 मिरर 2 ये द्वारक हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखना ध्यान से,
उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए, उसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, उसके द्वारा जो बनने वाला क्या होगा, उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होगा, कहाँ पर बनेगा, ये ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। और एक चीज और याद रखना, अगर हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब हमारा, देखो दर्पण का जो आगे का सिरा लेते हैं हम लोग, ये लेफ्ट साइड वाला लिया जाता है, और जो दर्पण का पीछे मतलब हो जाएगा जिस पर कलई लगी रहती है, जहां पर हम लोग अगर दर्पण के पीछे खड़े हो जाएंगे तो हमारा इमेज नहीं बनेगा, हम लोग मिरर के सामने खड़े होते तब हमारा कहीं जाके इमेज बनता है। अब देखना ध्यान से, तो ये हो गया, हाँ ठीक है। देखो ये वस्तु रखी है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखोगे, तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखोगे तो उसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे बनेगा। और जो अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो 100% आभासी, आंख बंद करके करना, आभासी, दर्पण के पीछे तो आभासी, तो दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, देखो दर्पण के पीछे है तो ये आभासी बनेगा, और आभासी है, सी है, तो कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा। ठीक है, और बनेगा कहाँ पर, ये ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा बन रहा है, ये तो छोटा सा बन रहा है, छोटा सा प्यारा सा बन रहा है चित्र, बताओ आए कि नहीं है। तो उत्तल दर्पण के सामने हमेशा कैसा बना, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए, उसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा छोटा बनता है। यही कारण है कि, ध्यान सुना, यही कारण है कि हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का, वाहनों में जो साइड मिरर होता है, बाइक चला रहे हैं, पीछे का देखने के लिए उत्तल दर्पण छोटा सा लगा रहता है ना, हैंडल में लगा रहता है, बाइक में हैंडल में लगा रहता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है, बोलोगे उत्तल दर्पण की खासियत ये होती है कि इसके द्वारा वस्तु कहीं पर भी हो, इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। और इसकी एक खासियत ये होती है कि इसका दृष्टि विस्तार या दृष्टि क्षेत्र इसका बहुत ज्यादा होता है, कि मतलब एक बड़े से एरिया को एक छोटे से दर्पण में दिखा देता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, याद रखना। तो किसका दृष्टि विस्तार या दृष्टि क्षेत्र किसका सबसे अधिक होता है, तो बोलोगे उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है, उत्तल दर्पण का सबसे ज्यादा होता है। ये बात करते हैं। अब देखो एक काम कर और देखते हैं भैया, अवतल दर्पण हम लोग ने पढ़ लिया, हम लोग ने उत्तल दर्पण पढ़ लिया। अब बात करते हैं समतल दर्पण। आइए अब समतल दर्पण का करते हैं पोस्टमार्टम। समतल दर्पण हम लोग अपने घरों में पढ़े, अपनी शकल पढ़े देखते हैं समतल दर्पण में। देखा होगा अलमारियों में भी लगा रहता है, समतल दर्पण लगा रहता है। हम लोग जैसे कि आप लोग जैसे मतलब लड़कियां हैं ब्यूटी पार्लर जाती हैं, लड़के जो हैं सैलून जाते हैं, तो वहाँ पर भी दर्पण कौन सा यूज करते हैं, वहाँ पर दर्पण समतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। आइए बात करते हैं समतल दर्पण की खासियत क्या होती भैया। समतल दर्पण अगर बात की जाए, समतल दर्पण इसकी फोकस कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस कैसी होती है, अनंत होती है। याद रखना, समतल दर्पण का अगर फोकस की बात की जाए तो फोकस इसका अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होगी, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होगी, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है ना। समतल और जितनी लंबाई, वस्तु की जितनी लंबाई होगी, प्रतिबिंब की भी उतनी ही लंबाई, इसमें भी उतनी ही लंबाई होगी। मतलब वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा बराबर रहती है। याद रखना। अब देखो लिखा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो बताओ, हमेशा सीधा। अगर ये शब्द कहता कि सदैव सीधा व बराबर, देखो अगर सदैव सीधा तो अवतल दर्पण में तो भैया सदैव सीधा नहीं होता है। अवतल, उत्तल और समतल, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में सदैव सीधा नहीं होता है, चित्र बता चुके हैं। उत्तल दर्पण में सदैव सीधा बिल्कुल सही है, और समतल दर्पण में सदैव सीधा होता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी सही है, या तो समतल या तो उत्तल। लेकिन अगर यहाँ पर सीधा और बराबर कहता तो हम लोग किस पर टिक लगाते, हम लोग समतल पर टिक लगाते। अगर कहता सीधा और छोटा तो हम लोग उत्तल पर टिक लगाते। लेकिन सदैव सीधा किस पर प्रतीत होता है, तो भैया उत्तल और समतल दोनों पर प्रतीत होता है। तो डी बिल्कुल सही जवाब है। इसका कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो याद रखना समतल दर्पण की जो फोकस होती है वो अनंत होती है। चलिए एक क्वेश्चन और दिया गया है समतल दर्पण वाला ही, लिखा समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अभी बताया कि जितनी दूरी पर समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होगी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अपना प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई के, या बोल सकते सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा वस्तु की ऊंचाई के क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो भैया 10 ही बनेगा, तो बी भी बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। भैया वक्रता त्रिज्या के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, बोलोगे दूरी मापी जाती है, तो इसका मात्रक क्या होगा। और दूरी का मात्रक क्या होता है, याद करो दूरी का मात्रक या तो मीटर लिखते हैं, मीटर भी हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। और बी नंबर लिखा है, बी नंबर लिखा है, क्या लिखा, सेंटीमीटर, ये भी बिल्कुल सेंटीमीटर में माप सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और डी नंबर लिखा मिलीमीटर, ये सब मीटर किसके मापक है, दूरी के मात्रक है, ये मिलीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो भैया ये सभी हो जाएगा, तो सभी सही है, तो मतलब डी बिल्कुल सही जवाब है। टिक कौन सा लगाएंगे, डी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो आपके इसमें एक बोर्ड में एक चित्र दिख रहा होगा, उस चित्र पर देखो क्या लिखा है। लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र में एफ व पी प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित कर रहे हैं भैया, एफ और पी। ध्यान से देखो, ऐसे कुछ चित्र बना हुआ है, ऐसे कुछ चित्र ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे है, ऐसे चित्र बना हुआ है। और याद रखना इसमें होता क्या है, दर्पण के मुख अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। बेटा ये हो गया पी और ये हो गया एफ हो गया। पी को क्या बोला जाता है, अभी बताया हमने, पी को ध्रुव बोलते हैं। और एफ को क्या बोलते हैं, एफ को फोकस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं। तो बताओ ये चीज़ आई कि नहीं, तो एफ व पी तो फोकस व ध्रुव, तो हमको लग रहा है ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। भैया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या होता है, याद करो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या होता है, आर इक्वल टू 2f या एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन 2। तो भैया यहाँ पर आर क्या है, आर क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर क्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, दर्पण की वक्रता ये त्रिज्या है। इसके बाद एफ की बात करें तो ये क्या है, दर्पण की ये फोकस दूरी है, दर्पण की क्या, ये फोकस दूरी है। तो याद रखना वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो भैया इसका क्या जवाब हो जाएगा, फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या, तो आर इक्वल टू होता है क्या 2, या फोकस दूरी कितनी है 20 है, कितने दिया गया 20, तो वक्रता त्रिज्या अपने आप कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कौन सा जवाब सही है, सी बिल्कुल सही आंसर है, सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है देखो, सेम दिया गया एक गोली दर्पण। देख लो क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं 2025 में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन 2025 में आए हुए हैं, बहुत सिंपल है। याद रखना, एक याद रखो आर इक्वल टू 2 75 करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट है लिखा एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फोकस दूरी बेटा निकालनी है, याद करो हमको पता है आर इक्वल टू 2f होता है, तो आर का मान 30 रख दो, इक्वल टू 2f, 2 को इधर ले आओगे तो बेटा 15 हो जाएगा, कितना 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अपना 15 सेंटीमीटर बी बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलो अब यहाँ से एक चीज आपको और बताते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लिया जाता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में लिया जाता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में। अगर बेटा एफ अगर प्लस में होगा तो इसमें आर भी प्लस में हो जाएगा, अगर इसमें एफ निगेटिव होगा तो आर भी निगेटिव चला जाएगा। तो याद रखना, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 है, तो लग लिखेंगे माइनस का 20 लिखा जाएगा। इसकी फोकस दूरी बताएंगे तो एफ इक्वल टू क्या होता है आर अपॉन 2, अभी फार्मूला बताया तो एफ इक्वल टू आर कितना माइनस का 20 अपॉन 2। अगर माइनस में दिया है तो भाई लगाएंगे जरूर, तो माइनस का 10, देखो इसमें देखो प्लस का 10 भी दिया गया, माइनस का 10 भी दिया गया कि नहीं दिया, तो बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया सेम, देखो 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा है
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है। एक अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, ये हमने आपको न्यूमेरिकल में ही बताया था। तो हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेटा इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी, तो याद करो r इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। तो r इक्वल टू 2 इंटू एफ का मान माइनस का 10, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो बताओ कौन सा जवाब अपना सही निकला, तो ये निकला ए, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो, अब इसमें माइनस प्लस नहीं दिया गया है, तो आपको 20 लग रहा, तो 20 ही टिक लगाना है। अगर मान लो यहीं पर होता -20 प्लस 20, तो हम लोग टिक लगाते -20, क्योंकि लेकिन यहाँ पर केवल 20 दिया गया है, तो मतलब यहाँ पर चिन्ह आपसे नहीं पूछ रहा है, तो क्या लगाएं, केवल 20 लगाया जाएगा। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। अरे भैया, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, तो मतलब वो वक्रता त्रिज्या ही दिया है। देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। दर्पण के वक्रता केंद्र, अब ये गोली दर्पण है, अब कौन सा गोली दर्पण है ये नहीं पता, तो चलो हम अवतल दर्पण मान लेते हैं। ये है, एफ हो गया, ये सी हो गया, और ये हो गया पी हो गया। क्या कह रहा, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, भैया जितनी भी दूरियां हम लोग ध्रुव से लेते हैं, तो मतलब ये आपको गोली दर्पण वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मतलब ये पता है, ये आपको आर ही दे दिया गया है। तो दर्पण लिखा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, मतलब वो एफ ही आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये एफ ही आपसे पूछ रहा है, याद रखना। तो देखो कितना इनडायरेक्टली रूप से पूछा है, सवाल वही है, वही बताया है, मेथड वही लगेगा, बस थोड़ा सा हल्का सा घुमा दिया गया है। देखो एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाई 2 होता है, तो एफ आर बाई 2 हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू आर 22, ये हो गया। एफ की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ पर अवतल उत्तल का जिक्र नहीं किया, तो भैया 10 सेंटीमीटर, तो बी बिल्कुल सही जवाब है, बी बिल्कुल सही जवाब है। अब ये बताइए आपको आज के सवाल कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा। सवाल आपको इंपॉर्टेंट ही कराए गए हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं, जो आने की संभावना वाले क्वेश्चन वही कराए गए। पर चाहे जितना ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए शानदार टॉप 10 टॉप 20 मतलब टॉप 10 सवाल हमने करा दिए हैं। और भी अभी अभी ये नहीं कि सवाल हो गया, अभी और सवाल हैं, आगे वीडियो में हम जरूर आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे सवाल कराए हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, और जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने यारों को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे हमने सवाल कराए हैं, और शानदार वीडियो लाएंगे, और अच्छे सवाल कराएंगे। आपका प्यार रहे तो बिल्कुल बहुत ही शानदार वीडियो लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।